गुड मॉर्निंग। माय टॉपिक इज फंडामेंटल ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये टॉपिक की आउटलाइन है डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड चेन ऑफ इन्फेक्शंस, causes and spread of infections, colonization and infection, type of hospital acquired infection and mode of transmission and prevention. Hospital acquired infection क्या होता है? बहुत सुना होगा कि आपने हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड मतलब जो पेशेंट कोई दूसरी बीमारी लेकर के आया है पर यहाँ पर आकर के उसको हॉस्पिटल से कोई नई बीमारी लग जाती है, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो पेशेंट जब आया था ना तो उसको कोई इंक्यूबेशन पीरियड भी नहीं था, कोई डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड भी नहीं था और ना ही वो डिजीज थी, पर कुछ समय जब एडमिट रहा तो उस समय के बाद में उसको वो इन्फेक्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मेजोरिटी ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मैनिफेस्ट आफ्टर 2 days ऑफ एडमिशन। मतलब जनरली जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन 1 या 2 दिन में नहीं होगा, पर लगातार 2-3 दिन तक पेशेंट एडमिट रहा तो उसको वहां से इन्फेक्शन हो गया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन शुड बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ बोथ क्लिनिकल एज वेल एज लेबोरेटरी क्राइटेरिया एंड इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल बट नॉट evident until after discharge is also an hospital acquired infection. And infection in a neonate born in the hospital healthcare facility may also be considered an hospital acquired infection. तो जो न्यूनेट्स में यदि इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि न्यूनेट्स तो रहेगा एक प्रकार से उसको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, बट यदि न्यूनेट्स हॉस्पिटल में है और उसको कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो भी हॉस्पिटल से ही आया हुआ इन्फेक्शन कहलाएगा, मतलब बाई बर्थ नहीं है, उसको कोई हॉस्पिटल से है। तो कॉज क्या है और इन्फेक्शन कैसे फैलता है? हॉस्पिटल का जो इन्फेक्शन है वो उसका कॉज, मेन कॉज क्या है, कैसे फैल रहा है? तो हम देखते हैं कि कोई एजेंट जो कि हॉस्पिटल में है, तो एजेंट क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स, ये एजेंट है कोई भी। तो ये एजेंट जो है रिजर्वायर, मतलब इसमें एनिमेट भी हो सकते हैं, इनएनिमेट भी हो सकते हैं, एनिमल, ह्यूमन या फिर एनवायरमेंट में सॉइल, वाटर, यहाँ से आ सकता है। फिर ये पोर्टल ऑफ एग्जिट, मतलब यहाँ से इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैलेगा। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके लिए ट्रांसमिशन के कई साधन रहते हैं, जैसे कि खांसने से, छींकने से, थूकने से, है ना, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट से, स्टूल से, कैसे भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है। ससेप्टेबल होस्ट, कई बार जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर यदि पेशेंट की इम्यूनिटी कम है या कोई म्यूकोजा से या इनहेलेशन से, किसी भी तरीके से यदि फैल रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, तो ये ससेप्टेबल यदि पर्सन होगा तो उसको तुरंत इन्फेक्शन इफेक्ट करेगा, कोई भी इन्फेक्शन इफेक्ट करेगा। पोर्टल ऑफ एंट्री, इन्फेक्शन कैसे जाएगा अंदर? तो पोर्टल ऑफ एंट्री जैसे कोरोना था तो हम देख रहे थे कि इनहेलेशन से जा रहा है, तो ये कोई भी हमारे जो इनहेलेशन से या कंजक्टाइवा से, म्यूकस मेम्ब्रेन से, कहीं से भी जा सकता है। तो ये चेन ऑफ इन्फेक्शन है। तो फर्स्ट हमारी जो चेन ऑफ इन्फेक्शन का फर्स्ट पॉइंट है एजेंट। एजेंट क्या है आपके? इन्फेक्टिव एजेंट। इन्फेक्टिव एजेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ कॉजिंग द इन्फेक्शन include bacteria, virus, fungi and parasites. So this is infective agents. सोर्स कहाँ से होगा? ऑर्गेनिज्म का सोर्स कहाँ से आएगा? इन्फेक्शन कैसे हो रहा है? तो एक तो एंडोजेनस इन्फेक्शन हो सकता है एंड एक्सोजेनस इन्फेक्शन। अब आप बोलेंगे एंडोजेनस इन्फेक्शन तो कैसे होगा? मतलब एंडोजेनस हमारे अंदर यदि बैक्टीरिया है तो हमको क्यों नहीं इन्फेक्ट कर रहा है? एंडोजेनस मतलब हमारे ही बॉडी में, पूरी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे लिए नॉर्मल फ्लोरा रहते हैं, हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं रहते, है ना। बट वो यदि पर्सन ससेप्टेबल है तो उसी को ही नुकसानदायक हो सकते हैं, या फिर हमारे से दूसरे को जाएंगे तो उस पर्सन को इन्फेक्शन कर सकते हैं। दूसरा एक्सोजेनस इन्फेक्शन। एक्सोजेनस जैसे कि थ्रू द हैंड्स ऑफ स्टाफ या कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट, जो आप कैथेटर यूज करें या फिर आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए ऑपरेशन, ड्यूरिंग ऑपरेशन, उस समय ये इन्फेक्शन, ड्यूरिंग ऑपरेशन आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिए यदि वो कंटामिनेटेड थे, है ना, उसको डिसइंफेक्ट नहीं किया आपने, अच्छे से स्टरलाइज नहीं किया, एक पेशेंट का आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिया था उसी को दूसरे को, एंडोस्कोप मान लीजिए आप यूज कर रहे हैं, तो एक पेशेंट का एंडोस्कोप आपने
दूसरे पेशेंट को बिना स्टरलाइज किया, बिना ग्लूटाल्डिहाइड जो आपका डिसइंफेक्टेंट रखा हुआ है, बिना उसको स्टरलाइज किए वहां से दूसरे पेशेंट को यूज कर लिया। या स्टेथोस्कोप, जनरली स्टेथोस्कोप क्या होता है, हम लोग अपने गले में लगाए रहते हैं, और वही पेशेंट को देखा, उसको हमें क्या करना चाहिए, अल्कोहल से क्लीन करना चाहिए। पर क्या होता है, एक पेशेंट को देखा, फिर दूसरे को देखा, फिर आखिरी में शाम तक उसको क्लीन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उससे पेशेंट को, वो इन्फेक्टेड पेशेंट था, दूसरा ससेप्टेबल पेशेंट था, उस इन्फेक्शन को ससेप्टेबल पेशेंट के पास हम पहुंचा दे रहे हैं। या आपने हैंड वॉश नहीं किया, या एक बार हैंड वॉश किया, आए एक बार हैंड वॉश किया, पेशेंट को देखा, और उसके बाद दूसरी जगह गए, बिना हैंड वॉश किए तीसरे को देखते गए, तो हमारा जो हाथ में, हैंड में जो बैक्टीरिया थे वो जाकर के दूसरे को लग गए। मान लीजिए आपने पेशेंट को नहीं देखा, पर आप बिना हैंड वॉश किए पेशेंट को, किसी पेशेंट को देख रहे हैं, तो हमारे बॉडी में भी जो ये हैंड्स के बीच में, फिंगर्स के बीच में भी कुछ कमेंसल फ्लोरा होते हैं। कमेंसल फ्लोरा मतलब जो नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा मतलब बैक्टीरिया, वायरस जो भी प्रेजेंट होते हैं, यदि आपने किसी को चेक किया तो वहां चला जाएगा बैक्टीरिया, या कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे को चला जाएगा। इसलिए जितना भी आप चेक कर रहे हैं तो हमेशा हैंड वॉश सबसे अच्छा, जो कोरोना टाइम में बताया गया कि हैंड वॉश बहुत जरूरी है। तो ये इस तरह से हमारे इन्फेक्शन एजेंट जो है इस तरह से एक दूसरे को फैल सकते हैं। एबिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू कॉज इन्फेक्शन डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू इन्वेड, मतलब कैसे बैक्टीरिया की, माइक्रोऑर्गेनिज्म, अलग अलग माइक्रोऑर्गेनिज्म के अलग अलग कैपेसिटी, कई बार माइक्रोऑर्गेनिज्म डीपली इन्वेट कर सकता है, म्यूकोजा से इन्वेट कर रहा है, या कई बार स्किन में कहीं पर कट लगा है तो वहां से भी जा सकता है। दूसरा, प्रोफिशिएंसी इन ओवरकमिंग द होस्ट डिफेंस, कई बार आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, पेशेंट के ससेप्टेबल है, तो उसको भी वो एजेंट इन्फेक्ट कर देगा। इट्स पैथोजेनिसिटी, कितना ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है, उसकी मल्टीप्लिकेशन पावर कितना है, कैसे उसको जाकर के उसकी पैथोजेनिसिटी मतलब कैसे इन्फेक्शन फैला रहा है। डिग्री ऑफ विरुलेंस, उसका पावर क्या है, उसका नुकसान पहुंचाने की क्वालिटी कितनी है उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। देन इन्फेक्शियस डोज, इन्फेक्शियस डोज मतलब आपने जो भी बैक्टीरिया था, या मान लीजिए आपने कंटामिनेटेड वाटर लिया, तो कंटामिनेटेड वाटर में कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। यदि नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम होंगे तो उतनी जल्दी इन्फेक्शन नहीं होगा, पर यदि नंबर ऑफ बैक्टीरिया ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे तो हमारे को जल्दी से इन्फेक्शन पकड़े, इंक्यूबेशन टाइम कम हो जाएगा। तो यदि हम कम से कम ऐसा यूज करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टेलाइजेशन करें, डिसइंफेक्ट ज्यादा यूज करेंगे, तो हो सकता है कि जो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम होंगे तो उससे डिजीज भी लेट फैलेगी। सेकेंड इसका इन्फेक्शन का पॉइंट है रिजर्वायर। तो रिजर्वायर में सोर्स ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट, वेयर इट लाइव्स एंड मल्टीप्लाई। तो सोर्स है आपके एनिमेट एंड इनएनिमेट। एनिमेट में आएगा ह्यूमन एंड एनिमल्स, और इनएनिमेट में एनवायरमेंट, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ह्यूमन रिजर्वायर, पेशेंट है, उसमें बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, बट कोई भी सिम्टम साइन नहीं दिख रहा है, तो और किसी में दिखते हैं, तो जिसमें सिम्टम साइन दिख रहा है तो सिम्टोमेटिक भी उसमें ह्यूमन रिजर्वायर हो सकता है, और सिम्टोमेटिक भी हो सकता है। कैरियर मतलब वो पेशेंट कई दिनों से इन्फेक्टेड है बट बहुत नॉर्मल दिख रहा है, पर वो कैरियर का काम करेगा। ऐसे पेशेंट बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनका हमें पता नहीं चल रहा है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं, बट वो फैला रहे हैं। तो इसलिए ये ना सोचें कि हमने तो ये पेशेंट तो बहुत, इसको कोई बीमारी नहीं है, तो इसको हमने चेक किया तो बिना हाथ धोए में दूसरे को देख लिया। ऐसा ना करें। हर पर्सन को यदि आप देख रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि वो ससेप्टिबल है, ससेप्टिबल पर्सन को देख रहे हैं, आपने पहले जिस पर्सन को देखा, ये नहीं पता आपको कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। इसलिए हमेशा ही यदि दूसरे किसी को चेक करें तो हमेशा प्रॉपर हैंड वॉश करके करें। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन should be taken while dealing with all patients, even when the diagnosis is not known. ये कैरियर के केस में बहुत जरूरी है। अब यदि एक बार पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन गया, रिजर्वायर, तो पोर्टल ऑफ एग्जिट कैसे होगा, कैसे वो दूसरे को जाएगा। पोर्टल्स ऑफ एग्जिट आर नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिज्म to exit the body of one person and be transmitted to another person. तो कैसे फैल सकता है? थ्रू द एक्सक्रिएशन, थ्रू द सिक्रेशन, सिक्रेशन होगा थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब अब किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो पेशेंट कहीं थूक दे रहा है, वही कफिंग, स्नीजिंग। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जैसे ये वॉमिटिंग, स्टूल सैंपल ये प्रॉपरली आपने डिस्पोज नहीं किया। जेनाइटल ट्रैक्ट, ब्लड और एनी अदर बॉडी फ्लूइड, तो ये जो ट्रैक्ट हैं इनके थ्रू इन्फेक्शन एग्जिट होता है, दूसरे को फैलता है। पोर्टल ऑफ एंट्री, अब ऑर्गेनिज्म बॉडी के किस साइड से जाते हैं, कैसे फैल सकते हैं, कहाँ से ऑर्गेनिज्म जाएंगे, तो थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन, कंजक्टाइवा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओरल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ब्रीच इन स्किन। कहीं भी कट लगा हुआ है, कोई म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो ये बैक्टीरिया वहां से म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू इन्वेड होकर के अंदर आपकी म्यूकोजा से ब्लड में जा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इन्फेक्शन फैलेगा। पोर्टल ऑफ एंट्री। ससेप्टिबल होस्ट कौन से होते हैं, मतलब क्या होगा जो जिनको इन्फेक्शन होगा वो क्या, उनकी क्या क्वालिटी होगी कि ससेप्टिबल होस्ट किसे कहेंगे। तो ससेप्टिबल पर्सन टू अ पर्सन ससेप्टिबल टू द इन्फेक्शन और लैकिंग रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। होस्ट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ससेप्टिबिलिटी आर एज। किस एज के पर्सन को ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, जिनकी इम्यूनिटी कम हो, ठीक है, तो इम्यूनिटी ज्यादातर किस में कम हो सकती है, तो छोटे बच्चों में होगी या ओल्ड एज में, है ना, ये तो एक कॉमन ही है। बट इसके अलावा भी कोमार्बिडिटी जैसे कि कैंसर पेशेंट है या डायबिटिक है, तो इनको भी ये ससेप्टिबल पर्सन होंगे, इनको तुरंत माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन स्टेटस, जैसे आपने कोई आजकल जो वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीन नहीं लगाई तो उस पर्सन को भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। मेडिकेशन मतलब जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहे हैं, जो इम्यूनोसप्रेसिव मतलब इम्यूनिटी वैसे ही सप्रेस हो रही है, तो उस पर्सन को भी इन्फेक्शन हो सकता है। कीमोथेरेपेटिक एजेंट जो ले रहे हैं, प्रेगनेंसी में भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उस समय भी वो भी पर्सन ससेप्टिबल है। हेल्थ लिटरेसी, न्यूट्रिशनल स्टेटस, इंटरवेंशन एंड डिवाइसेस जैसे सर्जरी, डायलिसिस, इंट्यूबेशन, कैथेटराइजेशन। ड्यूरिंग सर्जरी, डायलिसिस, यदि प्रॉपर आपने स्टरलाइजेशन, प्रॉपर आपने केयर नहीं की, प्रॉपर तरीके से सर्जरी के टाइम पे प्रॉपर आपने डिसइंफेक्शन नहीं किया, तो उस समय भी ये वो पर्सन उसको इन्फेक्शन हो सकता है। ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन, जो कैथेटर आपने यूज की, यदि प्रॉपर जो आपको असेप्टिक मेथड यूज ना करते हुए कैथेटराइजेशन किया, तो उससे भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये ससेप्टिबल होस्ट। फिर कॉलोनाइजेशन क्या होता है, कॉलोनाइजेशन मतलब जो बैक्टीरिया मिलकर के, बहुत सारे बैक्टीरिया मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जैसे आपने कैथेटर लगाया, तो कैथेटर आपने जैसे इंसर्ट किया, उसके बाद उसको वॉश भी नहीं कर रहा है, ऐसे छोड़ दिया, क्लीन नहीं कर रहा है, तो थोड़े बहुत तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए थे उसके अंदर, फिर धीरे धीरे करके वो मल्टीप्लाई होते गए और एक कॉलोनी बना ली। तो कॉलोनी बनाने से क्या होगा कि कोई भी आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो वो एकदम से इफेक्ट नहीं करेगा, है ना, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस तक डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कॉलोनाइजेशन होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक सहारा मिल जाएगा कि बड़े आराम से वो लोग वहां पर लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं। तो कॉलोनाइजेशन इज द persistent सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन बॉडी विदाउट apparent detriment to the host. Infection involve the growth and multiplication of microorganisms that result in damage to host. The extent and severity of damage depend on many factors: microorganisms' ability to cause disease, site of infection, and general health of individual infected. तो अब देखा कि कॉलोनाइजेशन हुआ, कॉलोनाइजेशन के बाद बैक्टीरिया और मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब पहले तो बैक्टीरिया ने ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाने के बाद और मल्टीप्लाई होते गए और वहां पर जाकर के उन्होंने उस पेशेंट को जो डिजीज थी उसकी सीवियरिटी को और बढ़ा दिया, क्योंकि काफी सारे बैक्टीरिया हो गए तो डिजीज की सीवियरिटी बढ़ती जा रही है, और उसके बाद में पेशेंट को डिजीज जनरेट होने लगी। And disease result when infection produces notable changes in human physiology
associated with damage or loss of function to one or more of the body organ system. पहले तो आपने जैसे मान लीजिए कैथेटर इंट्रोड्यूस किया, तो कैथेटराइज जो एरिया है वहां पर इन्फेक्शन हो रहा है, फिर धीरे धीरे करके आपके सिस्टम जो ऑर्गन्स है वहां पर भी वो इन्फेक्शन चला जाएगा. तो ये कॉलोनाइजेशन हो गया. तो कॉलोनाइजेशन से ऑर्गेनिज्म क्या करता है? कॉलोनाइजेशन से ऑर्गेनिज्म जो है लगातार जो ऑर्गेनिज्म जिस साइट पर प्रेजेंट होगा तो दूसरे ऑर्गेनिज्म वहां पर इजिली ग्रो नहीं कर पाएंगे. मतलब एक ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया, मतलब उसकी कॉलोनी बना ली, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते. colonizing organism can be part of normal flora particular body site may cause infection at another body site. जैसे नॉर्मल फ्लोरा है हमारा, हम जैसा बोलते हैं कि स्टूल सैंपल जो हमारा फीसिस है, वहां पर हमारे जो इंटेस्टाइन है वह नॉर्मल फ्लोरा क्या रहता है? ग्राम नेगेटिव एसिलाई, जैसे ई कोलाई, क्लबशिला, ये नॉर्मल फ्लोरा है हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का. पर ये स्टूल के थ्रू लगातार सीक्रेट होते रहते हैं. पर अब हमने जो ये वहां तो नॉर्मल फ्लोरा है, बट ये जाकर के यूरिनरी कैथेटर्स के थ्रू या यूरिनरी सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो ई कोलाई इज ए नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बट इट कैन कॉज इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट. And removal of the normal flora can cause other organisms to colonize the body sites. जैसे antibiotics kill organisms such as drug sensitive E. coli and allow drug resistance organism to colonize. Colonization can precede infection if the host defenses are altered or impaired in some way. This can happen if the patient is on immunosuppressive drug, has undergone surgery or intervention. मतलब कॉलोनाइजेशन सबसे ज्यादा यदि इम्यूनोसप्रेसिव पर्सन है या ससेप्टिबल पर्सन है तो वहां ज्यादा इफेक्टिव रहेगा. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहां ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे. तो इसलिए हम यदि सर्जरी कर रहे हैं तो उस समय आपको प्रॉपर एसेप्टिक मेथड यूज करना है. एसेप्टिक मेथड जो आप लोगों को बताया जाता है कि प्रॉपर बीटाडीन से क्लीन करिए या जो भी डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं उससे पूरा क्लीन करिए. इंस्ट्रूमेंट आपके प्रॉपर स्टेलाइज होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो एक ग्रुप बना लेंगे. तो ये हो गया. फिर इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? कॉमन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस. तो ये होगा ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन. तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में ये कॉमन इन्फेक्शन प्रेजेंट है. ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन सीरियस इन्फेक्शन से एसोसिएटेड विथ हाई मोर्टेलिटी मोर देन 50% फॉर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑफन एसोसिएटेड विथ इंट्रावेस्कुलर कैथेटर. जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन किससे होता है? जनरली जो कैथेटर लगाया जाता है या इंट्राकैथ यूज करते हैं उससे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो सकता है. ड्यू टू कंटामिनेटेड इन्फ्यूजन, आप जो भी इन्फ्यूजन दे रहे हैं उसको देखेंगे कहीं कंटामिनेटेड तो नहीं है, बॉटल्स वगैरह प्रॉपरली डेट उसकी देख लें, है ना. या फिर आप जो लगाते समय जो हम निडल लगाते हैं उस समय भी देखें प्रॉपर तरीके से लगाएं एसेप्टिक मेथड से. इट कैन ऑकर एट द एंट्री साइट ऑफ कैथेटर और अलोंग द सबक्यूटेनियस ट्रैक्ट ऑफ द कैथेटर लाइन. टनल इन्फेक्शन, बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल लाइन कैन बी ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. तो ये जो भी हम कैथेटराइजेशन कर रहे हैं या फिर इंट्राकैथ यूज कर रहे हैं, इंट्राकैथ वगैरह, तो उस समय प्रॉपर स्किन को क्लीन करें, हैंड हमारे वॉश हों, उसके बाद ही वहां पर हम लगाएं ना. किसी और जो हम लोग निडल लगा रहे हैं वो भी डिस्पोजेबल निडल हो. नेक्स्ट, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ एंट्री सर्जरी, अर्लियर कॉल्ड वुंड इन्फेक्शन. मेन रिस्क फैक्टर इज द एक्सटेंट ऑफ कंटामिनेशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड इज लार्जली डिपेंड ऑन. जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कब इन्फेक्शन कहाँ से स्प्रेड हो सकता है? एक तो साइट एंड टाइप ऑफ सर्जरी, दूसरा सर्जिकल टेक्निक. सर्जिकल टेक्निक में आपको पूरा एसेप्टिक प्रिकॉशन रखना है, नहीं तो उस टेक्निक से भी अंदर बैक्टीरिया, एक भी बैक्टीरिया चला गया धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर, क्योंकि इन्फेक्टिव डोज कम है तो लॉन्ग टाइम में इन्फेक्शन करेगा, बट वो इन्फेक्शन करेगा लॉन्ग टाइम बाद कर सकता. तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सर्जिकल टेक्निक, ड्यूरिंग सर्जिकल टेक्निक ये हमें एसेप्टिक प्रिकॉशन रखना है. ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी
यदि लॉन्ग टाइम की ड्यूरेशन सर्जरी हो रही है तो उस समय भी ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं. कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तब भी हो सकता है. पेशेंट जनरल कंडीशन एंड पोस्ट सर्जिकल वुंड केयर. निमोनिया, जैसे कि जो भी हमने देखा वेंटिलेटर पे जो पेशेंट आते हैं उनको निमोनिया के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है निमोनिया. निमोनिया इज ए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन that appears during or after hospitalization of a patient who was not incubating the infection on admission. निमोनिया मोस्ट कॉमन जो हॉस्पिटल में होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन इन पेशेंट ऑन वेंटिलेटर विथ हाई केस फेटेलिटी रेट, ऑफन एसोसिएटेड विथ सीरियस कोमार्बिडिटी. तो निमोनिया जो कैसे एक्वायर्ड होता है, कैसे फैलता है, कैसे पर्सन को आता है. इट एक्वायर्ड बाय इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट और एरोजोल्स. दूसरा सक्शन प्रोसीजर. सक्शन प्रोसीजर के टाइम पे यदि आपने जो सक्शन मशीन यूज की प्रॉपर उसको डिसइंफेक्ट होना चाहिए. तो सक्शन प्रोसीजर, कंटामिनेटेड डिवाइसेस, इंट्यूबेट करते समय जो भी इंट्यूबेशन कर रहे हैं तो उस समय भी प्रॉपर स्टेलाइज रहना चाहिए इंस्ट्रूमेंट. एंड एस्पिरेशन ऑफ कोलोनाइज ओरोफेरेंजियल एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन, यहाँ से निमोनिया हो सकता है. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि majority of UTI associated with an indwelling urinary catheter. ये तो सभी को पता है कि कैथेटर से इन्फेक्शन हो सकता है. इंडवेलिंग कैथेटर may cause बैक्टीरिया और माइल्ड इन्फेक्शन और इवन रिजल्ट इन सीवियर इन्फेक्शन. पहले तो आपको बैक्टीरिया होगा. बैक्टीरिया मतलब ब्लड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे बट हमको कोई फीवर नहीं आएगा. कुछ समय के बाद में बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और ये किडनी में चले जाएंगे. किडनी में जा सकते हैं, ब्लड में जाएंगे तो सेप्टिसेमिया कहलाएगा और किडनी में गया तो पायलोनेफ्राइटिस. कंटामिनेशन ऑफ द ड्रेनेज बैग एंड रिट्रोगेट फ्लो ऑफ कंटामिनेटेड यूरिन इनटू द ब्लडर कैन कॉज यूटीआई. एंड अदर इन्फेक्शन इज ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन आर कॉमन इन पीडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स यूनिट्स, मतलब बच्चों में और बूढ़ों में ये कॉमन है. It is transmitted through fecal-oral routes or contaminated enterofeet. It may be introduced in the hospital through an infected patient or food handler. Such infections can spread rapidly through a contaminated environment, toilet, and inadequate hand washing. May be acquired from contaminated food or water, infected patient, staff, contact with environment contaminated with organism or instrument entering the alimentary tract such as endoscope. Diarrhea may occur due to non-infectious causes such as medication or certain GI surgery. तो ये वाटर, कंटामिनेटेड फूड से जो इन्फेक्शन होता है GI ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है. तो आपने देखे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. अब हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे एक दूसरे से स्प्रेड हो रहा है. तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डायरेक्ट कांटेक्ट, जब पेशेंट को वही हम लोग चेक कर रहे हैं, या स्किन टू स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है. सेकेंड होता है वेक्टर, जो कि मॉस्किटो, फ्लिया, टिक्स. तो ये भी हमारे हॉस्पिटल में हमको ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कते रहें, नहीं तो उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है. हैंड एयरबोर्न इन्फेक्शन, डस्ट या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, तो प्रॉपर हम लोग क्लीनिंग करवाते रहें. वार्ड की, ओपीडी की, जो भी है क्लीनिंग प्रॉपर होना चाहिए. यदि ऑपरेशन थिएटर है तो उसको भी फ्यूमिगेशन, प्रॉपर फ्यूमिगेशन होना चाहिए. एंड ड्रॉपलेट स्नीजिंग कफिंग ना, जो स्नीजिंग कफिंग मतलब ड्रॉपलेट से भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस समय भी मास्क हम लोग यूज करें. पेशेंट के पास जा रहे हैं तब भी मास्क लगा के जाएं, क्योंकि हमारी जो माउथ है और नोज है इसमें भी स्टेफाइलोकोकस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. तो यदि आपने मास्क नहीं लगाया और आप पेशेंट का केयर कर रहे हैं तो उसी समय हो सकता है बैक्टीरिया वहां चले जाएं. व्हीकल, फूड, वाटर, फोमाइटिस, इससे भी ट्रांसमिशन हो सकता है. तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे इन्फेक्शन को? हमने ये तो देख लिया कि भाई ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है और यहाँ इन्फेक्शन हो रहा है. अब इसको रोकना कैसे है? तो वैसे तो आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा कि ये इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है, तो कैसे आधा तो आपको समझ ही आ गया होगा. तो सबसे पहले प्रिवेंशन करना है, ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन. जो चेन थी हमारी एजेंट, एग्जिट, एंट्री, उसको हमें रोकना है.
कैसे रोकेंगे? इंट्रोड्यूसिंग अ वेरियर बिटवीन ससेप्टिबल होस्ट एंड इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म. उसके बीच एक वेरियर बनाना, जहां से हमारे थ्रू पेशेंट को जा रहा है, तो उसके बीच ऐसा क्या बैरियर बनाना है? प्रॉपरली हैंड वॉश करें ना, मास्क लगाएं. तो कंप्लायंस विथ रिकमेंडेड आईपीसी गाइडलाइन. हैंड हाइजीन, जो हैंड हाइजीन तो हम लोगों ने कोरोना में काफी सीख ली, प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करना कैसे करना है. एप्रोप्रिएट यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपी किट, मतलब पूरा जो भी आपके मास्क, ग्लव्स और एप्रॉन प्रॉपर तरीके से पहना. स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसेप्टिक टेक्निक, जो भी एसेप्टिक प्रिकॉशन है ना, जो भी आप यूज करते तब हैंड वॉश और डिसइंफेक्टेंट यूज करें. यूज अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस फॉर क्लीनिंग एंड डिकंटामिनेशन ऑफ सॉइल इंस्ट्रूमेंट्स, फॉलो बाय हाई लेवल डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन. प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में जो बायोमेडिकल वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट मतलब हमारे यहाँ का जो भी डिस्पोज करते हैं ना, वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है. तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें, ये नहीं कि उठाया कचरा कहीं भी डाल दिया. आपने हैंड ग्लव्स, पेशेंट को देखा हैंड ग्लव्स कहीं भी डाल दिए है ना, जो भी कॉटन है उसको कहीं नहीं डालना. उसको प्रॉपर जो भी तरीके से जो हम बैग रखते हैं उसमें बायोमेडिकल वेस्ट के लिए वही यूज करें. एप्रोप्रिएट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, इम्प्रूव सेफ्टी इन ऑपरेटिंग रूम्स एंड अदर हाई रिस्क एरिया. ओटी में जो प्रॉपर इंस्टॉलेशन आजकल जोर दिया जा रहा है, जो भी हाई रिस्क एरिया है वहां पर प्रॉपर स्टरलाइजेशन होना चाहिए. मेंटेनिंग अ सेफ वर्किंग एनवायरमेंट एंड सेफ वर्क प्रैक्टिसेस, इसको मेंटेन करेंगे. तो इसके लिए इन्होंने कई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रोकने के लिए ना कुछ स्ट्रेटेजीज बनी है. 5 जो टाइप्स से बताया गया है. फर्स्ट, बिल्ड इट. इसको रोकने के लिए हमारे सिस्टम को करना क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमारा जो हॉस्पिटल सिस्टम है उसको क्या काम करना है? सबसे पहले सिस्टम को चेंज करना है कि व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, सप्लाईज एंड अदर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द इंटरवेंशन. तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर देखना है कि वो, अब जैसे आप जहाँ वर्क कर रहे हैं उस वर्क प्लेस पर डस्टबिन कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि पेश जब कर रहे हैं तो समय हो सकता है कि आपको सहूलियत ना लगे कि अरे वहां जाके कौन डाले, तो सामने ही डाल दिया. तो ऐसा ये चीजें ध्यान रखना है कि वहां पर जिस वर्क प्लेस में आप कर रहे हैं वहां पर ही डिस्पोजेबल बैग रखे हों और हैंड वॉश का प्रॉपर वहां हो. ये ना हो कि 4 कमरे छोड़ करके फिर आप हैंड वॉश करने जा रहे हो. तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना होना चाहिए. तो इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, व्हेन इम्प्लीमेंटिंग हैंड हाइजीन इंटरवेंशन, तो ईज ऑफ एक्सेस टू हैंड रब एट द पॉइंट ऑफ केयर एंड द एबिलिटी ऑफ वॉश इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग वाटर एंड सोप आर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन. मतलब वाटर, सोप सभी होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ पानी से धोया और आ गए. तो मतलब वहां पर प्रॉपर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉपर ये चीजें प्रेजेंट होना चाहिए. आप बोल तो रहे हैं कि हैंड वॉश करना है, पर आपके पास ही ये चीजें होना चाहिए, तभी हम कर सकेंगे, और सभी चीजें अवेलेबल होना चाहिए. तो ये हमको देखना है. ऑल दीज अवेलेबल, अफोर्डेबल एंड इजिली एक्सेसिबल इन द वर्क प्लेस इफ नॉट एक्शन इज नीडेड. इस गाइडलाइन को आप पढ़ने के लिए आप इंटरिम प्रैक्टिकल एक मैन्यूल है, इट इज सपोर्टिंग नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ WHO गाइडलाइन ऑन कोर कंपोनेंट्स ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम. इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, और यदि जानकारी जानना हो तो ये बुक आप नोट कर सकते हैं. ये वाली इंटरिम प्रैक्टिकल मैन्यूल WHO का मैन्यूल है, इसमें ये सारा चीजें दिया गया और किस तरह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंशन करना है. अब इसके लिए हम ट्रेनिंग क्या देंगे, क्या एजुकेशन देंगे, इसके लिए कौन ट्रेन होना चाहिए, किसको ट्रेन करना है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, और कैसी ट्रेनिंग इसके लिए जरूरत है, तो या क्या पॉलिसी बनाना चाहिए. तो इसके लिए एग्जाम्पल जैसे व्हेन इम्प्लीमेंटिंग इंजेक्शन सेफ्टी इंटरवेंशन. अब हम जैसे कि आप किसी को इंजेक्शन लगाना सिखाते हैं, तो इंजेक्शन में क्या क्या उसको ध्यान रखना है ना, ये उसको किसको ट्रेन करना, कौन इंजेक्शन लगा रहा है उसको उस तरह की ट्रेनिंग देंगे, जो जो काम कर रहा है उसको उस तरह की हम ट्रेनिंग देंगे, और उसके हिसाब से उस सेफ इंजेक्शन लगाने की मेथड बताएंगे,
उसके लिए इंक्लूडिंग केयर्स एंड कम्युनिटी वर्कर्स को बताएंगे, ठीक है, और उसको प्रॉपर तरीके से कैसे इंजेक्शन लगाना है, कैसे उसको इंजेक्शन को कैसे डिस्पोज करना है ना, ट्रेनिंग आपको तरीका कैसे क्या है, किसको ट्रेन देना है, ये इसमें बताया गया सेकेंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए। थर्ड, चेक इट, मतलब मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। अब आपने बता तो दिया, अब बताने के बाद आपको चेक भी करना जरूरी है, नहीं तो आपने तो बोला हमने तो सब बता दिया, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, ये ज्यादातर सुनने को मिलता है, हम तो बता के चले गए थे, मैंने क्या कर दिया। भाई आपने उसको बताया, हो सकता है उसके दिमाग में अभी पूरी तरह से नहीं बैठा हो, तो ये चीज भी देखना है। तो मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द गैप्स इन आईपीसी प्रैक्टिसेस और अदर इंडिकेटर्स इन योर सेटिंग्स टू अलाउ यू टू प्रायोरिटाइज योर इंटरवेंशन। तो इसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। व्हेन इम्प्लीमेंटिंग सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इंटरवेंशंस, the use of key tools are important consideration, such as surveillance data collection forms and WHO checklist। तो ये हमको डेटा कलेक्शन फॉर्म चेकलिस्ट एक बना के रखना पहले से, और जब भी हमने बता दिया उसके बाद उसको, हाँ आपने ये किया है नहीं, उस पर निशान लगाते जाना। तो पहले से ही हम जब बता रहे हैं तो उस समय हमने किसको बताया, वो नाम, फॉर्म वगैरह हमको डेटा पूरा बना के रखना है, चेकलिस्ट बना के रखना। जब हम जाए, जब हमने बताया है तो उसके बाद हमको देखना भी है उसको, तो वो चेकलिस्ट पे आप निशान लगाते जाएंगे कि हाँ इसने ये काम किया, हमें जो बताया था वो किया है, चेक करते रहना। और सेल इट, मतलब रिमाइंडर कराते रहना है, और एक दूसरे से ये नहीं कि बस उसको बता के छोड़ दिया, उसको बोलना कम्युनिकेट करे दूसरे से भी कि भाई आपको ये काम करना। जैसे कचरे के लिए डस्टबिन जो आता है उसको बताना है कि भाई ये इस कलर का, हमें इस कोडिंग का कप पॉलिथीन चाहिए, पॉलिथीन बैग चाहिए, तो ये कम्युनिकेशन करना है। तो हाउ आर यू प्रमोटिंग एन इंटरवेंशन टू एंश्योर that there are cure to action at the point of care and messages are reinforced to health worker and patient। इसका भी एग्जाम्पल है, when implementing intervention to reduce catheter associated blood stream infection, the use of visual cue to action, promotional reinforcing messages and planning of periodic campaign and are important consideration। तो ये जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जैसे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को रोकना है, तो उसके लिए हम प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे, बताएंगे कि भाई आप ये मेथड यूज करें, और उसका चेक लिस्ट भी करते जाएंगे। तो रिमाइंडर कराना जरूरी है, कम्युनिकेशन करना जरूरी है, कि ये नहीं कि आपने जिसको सिखा दिया बस वो सीख करके बैठ गया। अब जैसे आपको बताया तो आप भी आपके साथ इसलिए बताया कि आप भी जा करके और लोगों को कम्युनिकेट करें और उनको बताएं कि ये नहीं होना चाहिए। Culture changes, is there demonstrable support for intervention at every level of health system, to senior manager provide funding for equipment and other resources, are they willing to be champions and role models for IPC improvement। तो ये तो जरूरी है कि हमारे जो मेन हॉस्पिटल की मेन मैनेजर्स है, मतलब जो हॉस्पिटल्स के मेन टीम्स है, हेल्थ सिस्टम है, उसको भी ये ध्यान रखना है कि ये चीजें प्रोवाइड कराते रहें, है ना। हम लोग तो बोलेंगे कि हमें चाहिए, पर यहाँ से भी जो भी हेल्थ सिस्टम है वहां पर वो पूरी चीजें प्रोवाइड की जानी चाहिए, तभी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जैसे है व्हेन इम्प्लीमेंटिंग हैंड हाइजीन इंटरवेंशन, ठीक है। तो हैंड हाइजीन में जो रुकावटें आ रही है, साबुन नहीं है या नल नहीं है, वहां पर वॉश बेसिन प्रॉपर जगह नहीं है, तो ये सब चीजें प्रोवाइड कराना उसका भी हेल्थ सिस्टम का जरूरी है। हेल्थ फैसिलिटी यदि प्रोवाइड भी करा गया तो वहां तक हम अप्रोच कर सके, वही जैसे कि आप प्रॉपर जहां पर आप वर्क कर रहे हैं वहीं पर ये चीजें अप्रोचेबल होना चाहिए कि आप अपना प्रॉपर हैंड वॉशिंग कर सके, या प्रॉपर जो भी इंटरवेंशन के लिए को यूज करना है वो प्रॉपर तरीके से कर सकें, ये हेल्थ सिस्टम से भी प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये जो हमने 5 पॉइंट बताए, उसी के जो 5 की एलिमेंट्स है जो टू फोकस ऑन व्हेन इंप्रूविंग आईपीसी। तो फर्स्ट मैंने जो आपको बताया था द सिस्टम चेंजेस, द सिस्टम चेंज नीडेड टू एनेबल आईपीसी प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, सप्लाईज एंड अदर रिसोर्सेज। दूसरा है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू इम्प्रूव हेल्थ वर्कर नॉलेज। थर्ड, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक टू असेस द प्रॉब्लम, ड्राइव एप्रोप्रिएट चेंज and document practice improvement, and reminder and communication to promote the desired action at the right time including campaign, culture of safety to facilitate an organizational
climate that value the intervention with a focus on involvement of senior managers, champion and role models. तो ये आपका है, तो ये समरी यही है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की, कि इन्फेक्शन की चेन जो है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कैसे हो रहा है कि चेन ऑफ इन्फेक्शन की चेन जो है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एजेंट से स्टार्ट होकर के ससेप्टिबल पर्सन तक जा रही है. तो उसको हमें इन्फेक्शन को कैसे रोकना है, इन्फेक्शन और डिजीज क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, और जो कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं. जब हमें ये पता होगा कि कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ऐसे हो रहा है तो उसका हम प्रिवेंशन भी कर सकते हैं. और इस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंशन के लिए जो हमारी चेन है उसको तोड़ना होगा. तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है, ये चीजें मैंने आपको बताई.